हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमने एक सीरीज शुरू करी है करंट अफेयर्स फॉर नबार्ड ग्रेड ए 2022। तो आज हम इसका सेट 5 यहाँ पर कवर करेंगे। क्लास को स्टूडेंट हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको जल्दी से बता दूं कि नबार्ड ग्रेड ए 2021 में 40 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस के साथ एक काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमने डिलीवर किया था। इस बार भी हम चाहेंगे कि बिल्कुल आपके और हमारी मेहनत के साथ मिलकर हम एक अच्छा रिजल्ट डिलीवर करें। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा जो नबार्ड ग्रेड ए कंप्लीट कोर्स है फेज़ 1 और फेज़ 2, उसका एक 7 डे ट्रायल बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। आप देख सकते हो कि कितना एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हमने यहाँ पर बनाया है ताकि आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उस सबको पूरा किया जा सके। तो आप इसका एक बिल्कुल 7 डे जो ट्रायल है उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, शुरू करते हैं हमारी क्लास को। बात करते हैं सबसे पहले मेरे बारे में। मेरा नाम है स्टूडेंट्स अभिनव जोशी। 4 साल से ज़्यादा टाइम से मैं स्टूडेंट्स को करंट अफेयर्स, स्टैटिक अफेयर्स, फाइनेंशियल अफेयर्स की तैयारी करवा रहा हूँ वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट। पहले शुरू करेंगे क्वेश्चंस के साथ, फिर शिफ्ट करेंगे न्यूज़ पे। पहला क्वेश्चन, एक शहर है दुनिया में हेलसिंकी, ये कैपिटल है किस कंट्री की? बेल्जियम, फिनलैंड, इजराइल या सूडान? तो हेलसिंकी इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है, हेलसिंकी असल में कैपिटल है ऑफ द कंट्री ऑफ फिनलैंड। तो अगर आप इस मैप में देखो, यूरोप में जो ऊपर ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होती है ना, यहाँ पर एक कंट्री है, यहाँ पर फिनलैंड, इसकी कैपिटल है हेलसिंकी। तो फिनलैंड, बगल में स्वीडन और उसके बगल में नॉर्वे, 3 कंट्री है। ठीक है, तो यहाँ पर फिनलैंड है जिसकी कैपिटल होती है हेलसिंकी। अगला क्वेश्चन, एक इंडेक्स आता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। इसमें बात करते हैं कि दुनिया में जेंडर इक्वालिटी कहाँ कितनी अचीव हो रही है, कितना भी उसमें और काम करना बाकी है। तो जेंडर इक्वालिटी मतलब जब सोसाइटी, लोग ऐसे सोचे कि मेल फीमेल इक्वल है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे मान लो कोई एक बॉस है और उसने वो सोच रहा है कि मैं एक काम देना मुझे किसी को, मैं एक मेल को ही दूंगा, फीमेल को नहीं दूंगा क्योंकि फीमेल शायद कर ही ना पाए। तो यहाँ पर आप जेंडर इक्वालिटी से बहुत दूर जा चुके हो। ठीक है, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करता है? वर्ल्ड बैंक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को स्टूडेंट्स असल में जो प्रिपेयर करने वाली ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF। तो इसको पहली बार पब्लिश किया गया था 2006 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, और वही बताता है दुनिया में जेंडर इक्वालिटी। जैसे सबसे कम जेंडर इक्वालिटी देखें तो जैसे अफगानिस्तान जैसी कंट्री होगी, सबसे ज़्यादा जेंडर इक्वालिटी हो देखें तो मैं जो अभी आपको बता ही रहा था, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ये सबसे ज़्यादा जेंडर इक्वालिटी के पास है। अभी 100% यहाँ पर भी नहीं आई है। ठीक है, आई होप इंडिया का भी सिचुएशन अभी बहुत अच्छी तो नहीं है, पर हमको भी काफ़ी काम इसमें करना पड़ेगा। हमारी कंट्री के रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने रिसेंटली लॉन्च करी इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस। तो आप देख सकते हो डबल डेकर बस किस शहर में? तो स्टूडेंट्स आप लोग जब जैसे हम लोग बॉलीवुड की मूवीज देखते थे, आज की तो नहीं पर आज से ऑलमोस्ट 8-10 साल पुरानी मूवी जो 8-10 साल पहले आती थी, उसमें ना ये डबल डेकर बसेस बहुत आती थी। कौन सी सिटी की? ये आती थी मुंबई शहर की। तो मुंबई शहर में डबल डेकर बसेस चलती थी, बेस्ट इसको चलाता था, बेस्ट। और अभी बेस्ट ही चलाएगा इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसेस। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो न्यूज़ आर्टिकल दिखाता हूँ। मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी ने थर्सडे को इनॉग्रेट करी इंडिया की पहली AC डबल डेकर बस मुंबई में। और ऐसी बसेस अभी मुंबई के अलावा और बहुत शहरों में देखने को मिलेगी। होगा क्या कि देखो, अगर मतलब सिर्फ एक ही लेवल पे लोग बैठे तो कम बैठ पाएंगे, अगर 2 लेवल पे बैठे तो ज़्यादा बैठ पाएंगे। इसलिए डबल डेकर बसेस जो बहुत क्राउडेड शहर है वहाँ चलाना एक स्मार्ट डिसीजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इसके मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है ज्योति आदित्य सिंधिया। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम चलता है, इसका नाम है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। इसको कितने साल पूरे हो गए सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन के? कितने ईयर्स पूरे हो गए? 8, 6, 7 या 5? तो असल में जो स्टूडेंट्स उड़ान स्कीम है ना, इसको लॉन्च किया गया था 2017 में, आज से 5 साल पहले। तो 5 सक्सेसफुल ईयर्स पूरे होंगे उड़ान स्कीम के। इसके अंदर करते क्या है, नए एयरपोर्ट्स बनाना, नए एयर रूट्स बनाना, टिकटों के प्राइसेस को कम रखना ताकि कॉमन मैन भी प्लेन टिकट अफोर्ड कर सके। इस तरह से हम लोग उड़ान स्कीम को चलाते हैं। ठीक है, आई होप आप कंसेप्ट समझे उड़ान का। रिसेंटली इंडिया में एक कंपनी 106वां यूनिकॉर्न बन गई। तो आपको पता है जो स्टार्टअप्स वगैरह है, जब उनकी वैल्यू $1 बिलियन की हो जाए, या फिर इसको रुपीज़ में बताऊं तो 8,000 करोड़ रुपए के आसपास की जब वैल्यू हो जाए किसी स्टार्टअप की, तो हम बोलते हैं कि वो स्टार्टअप अब एक यूनिकॉर्न बन चुका है। तो रिसेंटली एक कंपनी थी, उसको कुछ फंडिंग मिली, जिस फंडिंग के बाद उसकी वैल्यू $1 बिलियन पहुंच गई और वो बन गया यूनिकॉर्न। क्या लीड स्क्वाड कंपनी का नाम है, शिप रॉकेट, पर्पल या फायर? इसका बिल्कुल सही आंसर है स्टूडेंट्स। तो रिसेंटली जो यूनिकॉर्न बनी है कंपनी, उसका नाम है शिप रॉकेट। ठीक है, तो शिप रॉकेट बिकम्स इंडियाज 106 यूनिकॉर्न, और रिसेंटली इनको कुछ फंडिंग मिली थी, वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं कहाँ से फंडिंग मिली। हाँ,
जो शिप रॉकेट है ना, ये लॉजिस्टिक्स मतलब वही डिलीवरी वाला का जो काम है वही सब देखेंगे, और जोमेटो इनको सपोर्ट कर रहा है। तो जोमेटो जो खुद एक इतनी बड़ी कंपनी है उसके वो बैक करता है शिप रॉकेट को। काफ़ी फर्क पड़ता है अगर आपको एक बड़ी कंपनी बैक करती है तो लोगों का भरोसा बढ़ जाता है। क्वेश्चन है, इकोनॉमिक ग्रोथ को किसके साथ कपल किया जाता है? मतलब इसका ये मतलब है जैसे जो ग्रोथ है या फिर जीडीपी ग्रोथ इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? अगर जीडीपी ग्रोथ ऊपर जाएगी तो ये पर्टिकुलर चीज भी ऊपर जाएगी, अगर जीडीपी ग्रोथ नीचे आएगी तो ये भी नीचे आएगी, ठीक है। डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, हाइपरफ्लेशन, तो असल में ग्रोथ को कपल किया जाता है इन्फ्लेशन के साथ, महंगाई के साथ। तो अगर ग्रोथ बढ़ानी है तो महंगाई भी फिर बढ़ती है, और जो इंडिया में हुआ भी। अब हम महंगाई को कंट्रोल करें तो ग्रोथ में भी थोड़ी सी कमी आएगी, ठीक है। ये होता है इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन की कपलिंग, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉर्मली कपल्ड विद इन्फ्लेशन, ये दोनों एक साथ ऊपर एक साथ नीचे आते हैं। क्वेश्चन है, वो कौन सा नेशनल कैंपेन है जिसको लॉन्च किया गया ताकि फोकस किया जा सके जो एक बच्चा बिल्कुल छोटा होता है उसके जो पहले 2 साल होते हैं, ठीक है, बच्चे के जो पहले 2 साल होते हैं उसमें उसको ठीक न्यूट्रिशन मिले, कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करे वो बच्चा। तो इसके लिए एक कैंपेन लॉन्च किया गया। क्या उसका नाम है? मातृत्वा 1000, पालन 1000, पुत्रा 1000, सुकन्या 1000। तो असल में इस इनिशिएटिव का, इस कैंपेन का लॉन्च नाम है स्टूडेंट्स पालन 1000। तो यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया पालन 1000 कैंपेन। इसका मेन मोटिव है कि चाइल्ड हेल्थ पे फोकस करना, ठीक है, कि और खासकर जो बच्चे के पहले 1000 दिन होते हैं जन्म के बाद उन पे फोकस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डिवाइस होता है फैथोमीटर, ये किस काम में आता है? फैथोमीटर इज यूज्ड टू मेजर अर्थक्वेक्स, रेनफॉल, ओशन डेप्थ या साउंड इंटेंसिटी। तो स्टूडेंट्स असल में जो फैथोमीटर है ना, इसका काम होता है ओशन डेप्थ को नापना, समुद्र की गहराई को नापना, ठीक है। तो जैसे जो शिप्स वगैरह हैं उनके नीचे एक फैथोमीटर लगा होता है। इससे शिप को क्या मदद मिल जाती है कि अगर नीचे कोई रॉक या कोई चट्टान आ गई तो वो शिप में टकराती नहीं है। शिप को पता लग जाता है कि अच्छा ऐसे कुछ एक बड़ा स्ट्रक्चर आने वाला है, तो जो शिप होता है वो अपना रूट बदल लेता है। इसको बोलते हैं फैथोमीटर। अब आते हैं अपनी न्यूज़ पे। रिसेंटली 11 और इंडियन वेटलैंड्स को रामसर साइट का स्टेटस दिलवा दिया गया, इनको रिकॉग्नाइज करा दिया गया रामसर कन्वेंशन के अंदर। अब हमारी कंट्री में टोटल 75 रामसर साइट्स हो चुकी हैं, ठीक है। तो इंडिया ने 11 और वेटलैंड्स को रामसर साइट का स्टेटस दिलवा दिया, टोटल 75 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। एरिया जो रामसर साइट्स का है वो देखो तो 13 लाख हेक्टेयर से भी ज़्यादा का हो चुका है। रिसेंटली ये जो 11 ऐड हुई है उसमें से 4 साइट्स तमिलनाडु की थी, 3 उड़ीसा की, 2 जम्मू एंड कश्मीर की, 1 मध्य प्रदेश और 1 महाराष्ट्र। 1982 से 2013 तक जब सबसे पहले हमारे यहाँ रामसर साइट्स बनी थी तब सिर्फ 26 थी। 2014 से 2022 तक 49 और ऐड हुई, और सिर्फ इसी साल में देखो तो 28 वेटलैंड्स को रामसर साइट डिक्लेयर करवा देगा। तो वेटलैंड आई होप आप समझते हो ऐसा एक एरिया होता है कि यहाँ पर मतलब पेड़ पौधे भी होते हैं, मिट्टी भी होती है, पानी भी थोड़ा अवेलेबल होता है, बहुत ज़्यादा भी पानी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप एक वेटलैंड को रामसर कन्वेंशन, तो रामसर कन्वेंशन 1971 में लाए थे दुनिया में वेटलैंड्स को प्रिजर्व करने के लिए। रामसर कन्वेंशन में आप किसी वेटलैंड को प्रिजर्व करवाते हो तो वो रामसर साइट बन जाता है। तो रामसर कन्वेंशन 1971 के फेब में आई थी, साइन किया गया था ईरान के एक शहर रामसर में, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी कंट्री के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, उन्होंने अनाउंस किया कि 11 और वेटलैंड्स को रामसर साइट का स्टेटस मिल चुका है। टोटल 75 रामसर साइट्स हो चुकी। तो आपको पता है इंडिया के 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस भी इस साल पूरे हो, तो वहां से भी एक रिलेशन बनता है, ठीक है। रिसेंटली चाइना का एक सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप, इसका नाम था युआन वैंग 5, ये असल में पहुंचा श्रीलंका के एक पोर्ट हम्बनटोटा पोर्ट। और इंडिया के लिए काफ़ी कंसर्न वाली बात थी क्योंकि हम्बनटोटा पोर्ट हमारी कंट्री से काफ़ी क्लोज था। और ये जो शिप है ये एक ट्रैकिंग शिप है। सैटेलाइट्स इंडिया की क्या कर रही हैं, हम मिसाइल टेस्टिंग वगैरह को तो नहीं कर रहे, सब कैप्चर कर सकता है, ठीक है। तो इंडिया ने प्रोटेस्ट किया, यूएसए ने प्रोटेस्ट किया, पर श्रीलंका ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि श्रीलंका का जो हम्बनटोटा पोर्ट है वो इस टाइम पे एक तरह से चाइना ने लीज पे लेकर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो शिप है ना, ये जो यांग वैंग सीरीज के शिप है, सब ये स्पाई शिप्स ही बनाता है चाइना इनको, ठीक है। और जो हम्बनटोटा पोर्ट है वो 99 ईयर की लीज पे है, श्रीलंका ने लीज पे दिया हुआ चाइना को, क्योंकि श्रीलंका के ऊपर चाइनीज कर्ज बहुत ज़्यादा जो वो वापस नहीं कर पाए तो उनको मजबूरन अपना लैंड लीज पे देना पड़ा, ठीक है। तो श्रीलंका आज आपको पता है बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस में, उन पर डेट बहुत ज़्यादा है, उधारी बहुत ज़्यादा है, और उस उधारी का मेजर चंक चाइना ने इनको दिया। चाइना को पता था ये पैसा वापस नहीं कर पाएंगे, और बाद में चाइना एक्सप्लॉइट करते हैं इस तरह से कि अपना पोर्ट दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ठीक है, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि चाइना ने असल में हम्बनटोटा पोर्ट लीज पे इसलिए लिया हुआ है क्योंकि चाइना ने एक थ्योरी बनाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो इसमें क्या होता है, जैसे इंडिया ना, तो चाइना इंडिया के आसपास बहुत सारे पोर्ट्स लीज पे लेकर ऐसा करेगा, कोशिश करेगा कि इंडियन नेवी को कंटेन किया जाए। तो एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स करके भी आपने थ्योरी मतलब नहीं सुनी तो आपको बताता हूँ कि ये
चाइना मतलब बोला जाता है कि चाइना इंडिया की नेवी को ऐसे कंट्रोल करने के लिए आसपास बहुत सारे नेवल बेसिस बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसे बांग्लादेश में, श्रीलंका में, म्यांमार में, पाकिस्तान में, इस तरह से चाइना की कोशिश है। ठीक है, तो ये श्रीलंका है, यहाँ पर है हम्बनटोटा नीचे। चलते अपने नेक्स्ट न्यूज़ पे। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने रिसेंटली कुछ वेपन्स इंडियन आर्मी को मतलब एक ऑफिशियल सेरेमनी में सौंप दिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो दिखाई गई वो दिखाएगी कि फ्यूचर इंडियन सोल्जर, और फ्यूचर का मतलब ये नहीं 15-20 साल बाद, आज से कुछ ही सालों में जो इंडियन सोल्जर है वो कैसा दिखेगा। तो जो हाथ में राइफल होगी वो अब AK-47 या इंसास नहीं होगी, हो जाएगी AK-203, बहुत एडवांस राइफल है। फिर नाइट विजन गॉगल्स आ जाएंगे, आईवेयर आ जाएगा, तो सब सोल्जर्स को मतलब आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक आईवेयर लगाना होगा। हेलमेट का वजन भी कम हो जाएगा और प्रोटेक्शन भी ज़्यादा होगी हेलमेट की। ऐसी जैकेट का वजन भी कम हो जाएगा, प्रोटेक्शन ज़्यादा होगा, और बाकी नी पैड्स, एल्बो गार्ड्स, ये सब आ जाएंगे। तो ऐसा दिखेगा एक जो आपको मॉडर्न इंडियन सोल्जर। कुछ ही हम कोशिश करेंगे कुछ ही सालों में सारे इन्फेंट्री सोल्जर्स के पास ये सब इक्विपमेंट पहुंचा दें। इसके अलावा जो राजनाथ सिंह जी ने, उन्होंने 2 और जो वेपन्स है उनको भी मतलब एक तरह से इंडियन आर्मी को सौंप दिया। इसमें से एक था ये निपुण। तो ये क्या है, ये हमारी कंट्री में बनाया जाने वाला एक ह्यूमन मतलब माइन है। तो जैसे अगर ये इंसान के वजन से फट जाएगा, तो अगर आपको पता है कि इस एरिया में एनिमी आने वाला है, तो आप ये माइंस बिछा सकते हो, और जैसे ही एक इंसान इस पे अपना वजन डालेगा, ये ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, और ये जो पेट्रोल क्राफ्ट है, ये भी रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा इंडियन आर्मी को दी गई। इनका हम यूज़ करेंगे पैंगोंग लेक में, खासकर तो इंडिया चाइना का जो बॉर्डर पड़ता है, तो पैंगोंग लेक में इस लैंडिंग क्राफ्ट या पेट्रोल क्राफ्ट जो भी इसको बोलना चाहे, इसके थ्रू बहुत सारे सोल्जर्स एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए जा सकते हैं। तो ये काम होगा इस आप कह लो छोटी सी बोट का। ठीक है, नेक्स्ट, रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की गई जो दुनिया में एयर क्वालिटी और हेल्थ के बारे में बात करती है। दुनिया में किन शहरों में पोल्यूशन सबसे ज़्यादा है, इस रिपोर्ट में देखते हैं इंडियन सिटीज़ के बारे में क्या बोला गया। तो पहले तो इस रिपोर्ट में बोला गया कि देखो 2 तरह के पॉल्यूटेंट्स हैं हवा में जो बहुत तंग करते हैं। एक तो PM2.5 पार्टिकल जो छोटे बहुत होते हैं, एक होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। NO2 का पोल्यूशन इंडिया के शहरों में इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि थोड़ा डेवलप्ड सिटीज़ में NO2 का ज़्यादा पोल्यूशन होता है। इंडिया में प्रॉब्लम है PM2.5 की, पार्टिकुलेटेड मैटर 2.5, इतना छोटा पॉल्यूटेंट कि हमारी बॉडी इसको रोक ही ना पाए। तो दुनिया में PM2.5 का जो पोल्यूशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो 2 शहर है, दिल्ली और कोलकाता। ये काफ़ी डेंजरस बात है हमारी कंट्री के लिए। NO2 का जो लेवल है वो इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं है, वो है शंघाई, मॉस्को, बीजिंग, पेरिस जैसे शहरों में। ठीक है, हमारी कंट्री में इतना ज़्यादा नहीं। तो उसके अलावा बताया गया दुनिया में वो कौन सी कंट्रीज़ है जहाँ पर पोल्यूशन से डेथ सबसे ज़्यादा हो रही है। जैसे बीजिंग शहर में सबसे ज़्यादा डेथ हो रही है, तो 6वें पे आता है दिल्ली और 8वें पे आता है कोलकाता। ये कैसे डिफाइन करते हैं कि कौन फर्स्ट सेकंड पे, तो 1 लाख लोगों पे कितने लोग पोल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से उनकी डेथ हो रही है, उस बेसिस पे जो नंबर है उसको यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, और बहुत सारी कंट्रीज में तो अभी पोल्यूशन को चेक कैसे करते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अब PM2.5 का पोल्यूटेंट कितना छोटा होता है, अगर आप देखो ये ह्यूमन हेयर है, इंसान का बाल है, और अगर आप देखो PM10 का जो पोल्यूटेंट होता है वो इतना दिखता है, और PM2.5 का पोल्यूटेंट सिर्फ इतना सा दिखता है। तो इतना छोटा पार्टिकल होता है PM2.5। नेक्स्ट न्यूज़, गोवा स्टेट एक ऐसी स्टेट जो टूरिज्म के लिए बहुत जानी जाती है। गोवा बनी फर्स्ट इंडियन स्टेट जिसको हर घर जल सर्टिफिकेशन मिल चुकी है। इसका मतलब सिंपली ये होता है कि गोवा स्टेट में जितने भी रूरल एरियाज में घर हैं, अब उन सब घरों में टैप वाटर कनेक्शन पहुंच रहा है। ठीक है, तो द पीपल ऑफ ऑल विलेजेस इन गोवा एंड दादर नगर हवेली दमन एंड दीव, तो अभी एक ही यूटी हो चुकी है। इन्होंने अपने अपने गाँव को डिक्लेयर कर दिया है हर घर जल थ्रू ए रेजोल्यूशन की, ग्राम सभा के द्वारा जो रेजोल्यूशन पास किया गया। तो जल जीवन मिशन के अंदर मतलब हमारा टारगेट है 2024 तक इंडिया के सारे घरों में, खासकर रूरल हाउस होल्ड्स में, टैप वाटर कनेक्शन पहुंचाना। इससे क्या होगा, सेफ पानी घरों तक पहुंच पाएगा, लोगों को ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। 2019 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने इसको अनाउंस किया था रेड फोर्ट से। तो अभी आप कह लो पहली स्टेट बनी है गोवा, पॉपुलेशन कम है, साइज थोड़ा छोटा, तो थोड़ा बहुत ईजी था अचीव करना। पर जब ये चीज़ MP, राजस्थान, UP जैसी स्टेट्स इस चीज़ को अचीव करेंगे तो एक मुश्किल चीज़ आएगी। पर हमको 2024 से पहले ये जो काम है इसको पूरा करना है जल जीवन मिशन के अंदर। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ आज की क्लास में जितने क्वेश्चन, जितने न्यूज, जितने टॉपिक मुझे कवर करने थे मैंने कवर कर लिए। आई होप ये क्लास आपके लिए यूजफुल थी, आपने कुछ नया सीखा। अगर स्टूडेंट्स आपको क्लास अच्छी लगी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो। हम मिलेंगे अपने सेट 6 के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स।